सर कर मैं कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है भाग 64। अक्षत पान वाले से एड्रेस लेकर मुरारी के घर पहुंचा। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगाई और उतरकर गेट के सामने आया। गेट के पास दीवार पर बड़ी सी नंबर प्लेट लगी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मुरारी कुमार मिश्रा, बनारस विधायक। अक्षत को देखकर गार्ड ने गेट खोला और अक्षत से वहां आने के बारे में पूछा तो अक्षत ने कहा, जी मैं दिल्ली से आया हूँ किसी काम के सिलसिले में, मुझे आपके विधायक से मिलना है। ठीक है साहब जी, अंदर आइए, गार्ड ने गेट खोलकर कहा। अक्षत अंदर चला आया। उसने देखा वो बहुत बड़ी खुली जगह थी, हरी घास के मैदान थे और कुछ ही दूर सामने एक बहुत ही प्यारा सा घर बना हुआ था। गार्ड अक्षत को लेकर आगे बढ़ गया। अक्षत ने देखा वो जगह काफी खूबसूरत थी। कुछ ही दूर घर के बिल्कुल सामने कुछ आदमी हाथ बांधे किसी के सामने खड़े थे। अक्षत ने चलते चलते उस बैठे हुए आदमी को देखने की कोशिश की लेकिन नहीं देख पाया। गार्ड और वह दोनों आकर कुछ ही दूर खड़े हो गए। अक्षत ने उन आदमियों के बीच से देखने की कोशिश की। कभी उसे सफेद कुर्ते का कुछ हिस्सा दिखाई देता तो कभी हाथ में पहना कड़ा। अक्षत ने फिर से देखने की कोशिश की। इस बार उसे धूप वाला चश्मा देखने को मिला लेकिन अक्षत उसका चेहरा नहीं देख पाया। कुछ देर बाद ही अक्षत ने देखा कि सामने बैठा हुआ आदमी अचानक से खड़ा हुआ और कहने लगा, साला तुम लोग का बवाल मचा रखी हो बनारस में। हाँ, हम जब कह दिए कि घाट पर किसी तरह का नाटक नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। वहां बच्चे औरतें बूढ़े सब होते हैं, ऐसे में उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। कमिश्नर से कह दो पूरी सुरक्षा चाहिए, नहीं ट्रांसफर करवा दी है, बैठ के घर पे करिए नौकरी। लेकिन विधायक जी, एक घाट पर इतनी कड़ी सुरक्षा मुमकिन नहीं है, एक आदमी ने कहा। कंटाप जानते हो बेटा, ऊही धर के मारेंगे ना तो सारी अकल घुटनों से भेजे में आ जाई है। जब तुम्हारे बेटे की शादी हुई रही तो तुमको अच्छा खासा पुलिस का इंतजाम चाहिए क्योंकि तुम ठहरे वीआईपी, पर साला बनारस की जनता के लिए ये मुमकिन हो गया। अभी समझा रहे हैं आज शाम तक बंदोबस्त हो जाना चाहिए वरना सुरक्षा की जरूरत तुम लोगों को पड़ी है। चलो अब निकलो यहां से। मुरारी ने अपना भगवा गमछा गले में घुमाकर कहा। सामने खड़े लोग उसके आगे क्या बोलते, सभी चुपचाप वहां से चले गए। मुरारी अपनी कुर्सी पर आ बैठा। गार्ड उसके पास आया और कहा, साहब जी आपसे मिलने शहर से कोई बाबू आए हैं, कह रहे हैं जरूरी काम है। हाँ भेजो, मुरारी ने कहा। अक्षत मुरारी के सामने आया और अपना हाथ मुरारी की ओर बढ़ाकर कहा, हेलो सर, मेरा नाम एडवोकेट अक्षत व्यास है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस में वकील साहब, खड़े गए हैं, बैठिए ना, मुरारी ने अक्षत से हाथ मिलाते हुए कहा। अक्षत सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। उसने मुरारी को देखा। गोरा रंग, साफ सुथरी दाढ़ी मूंछ, सफेद कुर्ता और उस पर गले में पड़ा वो भगवा गमछा मुरारी को आकर्षक बना रहा था। आंखों पर काले शीशे वाला चश्मा, दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा, दूसरे में अच्छी कंपनी की घड़ी, उंगली में सोने की अंगूठियां जो धूप में चमचमा रही थी। अक्षत मुरारी को देखकर काफी प्रभावित हुआ। मुरारी ने आंखों से चश्मा हटाते हुए अक्षत से कहा, कहिए वकील साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? सर दरअसल मेरे क्लाइंट प्रमोद कुमार गुप्ता की मणिकर्णिका घाट के पास कोई जमीन है जिस पर वह एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार का कहना है कि वो जमीन सरकारी है और किसी संस्था के लिए अलॉट कर दी गई है। मेरे क्लाइंट ने उस संस्था के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसकी सुनवाई जल्दी ही है, पर यहाँ के लोकल विधायक हैं तो आप इस बारे में जानकारी होंगी कि वो जगह मेरे क्लाइंट की है या उस पर ऐसे कोई अपना हक जता सकता है। अगर आप उनके वकील से बात करके कुछ सेटलमेंट कर सके तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। अक्षत ने शॉर्ट में मुरारी को अपनी कहानी बताई। मुरारी को समझते देर नहीं लगी तो उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे ये तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है। सुनिए, वो जगह सरकारी नहीं है बल्कि हमारे शिवम भैया की है। शिवम कुमार गुप्ता बनारस की सीमेंट फैक्ट्री के मालिक हैं। उन्होंने वो जमीन किसी अच्छे काम के लिए किसी को दी थी। अब आप कह रहे हैं कि वो जमीन आपके क्लाइंट की है, तो भैया से बात करके देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सर, अक्षत ने कहा। नौकर दोनों के लिए चाय रखकर चला गया। मुरारी ने अक्षत को चाय दी और एक कप खुद उठाकर पीने लगा। अक्षत ने चाय पीते हुए कहा, सर
आप यहाँ के विधायक हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि आप उन सब लोगों को धमका रहे थे, ऐसा क्यों? मुरारी मुस्कुराया और कहा, उका है ना, ये है बनारस। यहाँ लोगों को दो तरीके से समझाया जाता है, एक बातों से, दूसरा लातों से। जो यहाँ थे वो थे लातों से समझने वाले। जब बातों से नहीं समझे तो कंटाप मारना ही पड़ता है। कंटाप? अक्षत को समझ नहीं आया। कंटाप नहीं जानते? आपकी भाषा में थप्पड़ लगाने को हमरे यहाँ कंटाप कहते हैं। बनारस हमारा दिल है और यहाँ के लोग बहुत भरोसे के साथ हमको अपना विधायक चुने हैं। तो अब आप ही बताइए कि उन लोगों की तरह जनता को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं? कल शाम 80 घाट पर महाआरती है, बस उसी का बंदोबस्त कर रहे थे। मुरारी ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं 2 दिन यहीं बनारस में ही हूं। अक्षत ने कहा, बनारस में कहाँ रुके हैं आप? मुरारी ने कप रुकते हुए कहा, जी यहाँ किसी होटल में रुकूंगा। अक्षत ने कहा, अरे होटल में काहे रुकेंगे? मेहमान हैं, हमरे घर पर रुकिए ना। शाम को शिवम भैया से भी मिलवा देंगे आपको और हमरे साथ बनारस भी घूम लीजिएगा। मुरारी ने कहा, लेकिन मैं, अक्षत ने कहना चाहा तो मुरारी ने कहा, अरे वकील साहब, अब आ ही गए हैं तो हमें भी कुछ मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। मुझे अपने क्लाइंट और उनके वकील से भी मिलना है, सो मेरा जाना जरूरी है। अक्षत ने अपनी समस्या बताई। अच्छा ठीक है, खाना तो खा ही सकते हैं, मुरारी ने अक्षत से कहा तो अक्षत मना नहीं कर पाया और उठकर मुरारी के साथ चल पड़ा। मुरारी अक्षत से बातें करके घर के अंदर आया तो अक्षत की नजर वहां के बरामदे में खेल रहे बच्चों पर गई। अक्षत को देखते ही वहां मौजूद 2 बच्चे झगड़ने लगे। हम खेलेंगे, एक बच्चे ने कहा। अरे पर तुम्हारी बारी तो लास्ट में आई है, हमारा नंबर है, दूसरे बच्चे ने कहा। वो सब हमें नहीं पता, हम खेलेंगे, पहले वाले बच्चे ने उसके सामने तनते हुए कहा। अक्षत उन सबको देख रहा था। ऐसे कैसे खेलोगे, हमारी बारी है, दूसरे बच्चे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, पर आवाज पहले से भी ज्यादा कमजोर थी कि पहले वाले बच्चे ने उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, बेटा पापा विधायक हैं हमरे, ज्यादा बोले ना तो दूसरे गाल पे भी कंटाप रख देंगे, क्या समझे? बैठ लाओ इधर और चुपचाप बॉलिंग करो। अक्षत तो उसे देखता ही रह गया। उसने बच्चे के तेवर देखे और फिर फोन पर लगे मुरारी को। दोनों को देख के लगा कि ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरा बच्चा रोने लगा तो मुरारी ने फोन काटा और उसके पास आकर कहा, क्या हो गया बउआ, रो काहे रहे हो? मुन्ना ने हमें मारा, बच्चे ने रोते हुए कहा। मुरारी ने मुन्ना की ओर देखा। वो आंखों में गुस्सा और तन कर खड़ा था। मुरारी ने उससे कहा, काहे मुनवा, काहे पीटे इसको? खेलने नहीं दे रहा था हमें, मुन्ना ने कहा। अंकल इसने इसको थप्पड़ भी मारा और ये भी बोला कि मेरे पापा विधायक हैं, ये हमेशा सबको ऐसे ही बोल के डराता है, वहां खड़े तीसरे बच्चे ने डरते डरते कहा। मुन्ना ने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, बाहर मिलो बेटा, बताते हैं तुमको। क्या बताओगे बे? चला विधायकी के नाम पे किसी को भी पीटोगे? अरे तुम्हारे बाप की इज्जत है बनारस में तो तुम का उसको डुबोने के लिए पैदा हुए हो? खड़े खड़े घूर का रहे हो? सब ना तुम्हारी अम्मा के लाड प्यार का असर है। अरे मिश्राइन, सुनती हो? अक्षत चुपचाप सब देख रहा था। उसने देखा कुछ देर बाद गोरी चिट्टी घुंघराले बालों वाली बनारसी साड़ी में लिपटी एक औरत आई और मुरारी के पास आकर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? चिल्ला रहे हैं? अरे अपने सपूत को समझाओ जरा, छटांग भर का है, जब देखो तब गुंडाई करता फिरता है। हम बता रहे हैं मिश्राइन, ऐसे चलता रहा ना तो एक को दिन नाम डुबो दिए है ये हमरा, मुरारी ने झुंझला कर कहा। हाँ तो मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हें नहीं सिखाया इसे ये सब? और सिखाओ इसे कंटाप मारना, दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, अनु ने नाखों को फूंक मारते हुए कहा। तो क्या ये हमरे अकेले का बेटा है? हम कौन सा इसको बारात में लेकर आए थे? मुरारी ने खींचते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो इसे जैसे दहेज में लेकर आई थी। सुनो मिश्रा जी, हम पे गुस्सा किए हो तो ठीक नहीं होगा, बता रहे हैं, अनु ने तुनक कर कहा। अक्षत को यह ड्रामा देखकर हंसी आने लगी। ऊपर से मुरारी की भाषा और भी मजेदार थी। अक्षत ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने खुद को संयत करके कहा, सॉरी सॉरी सॉरी। वकील बाबू, ये हमारी पत्नी है अनु और ये हमारा बेटा है मानवेंद्र मिश्रा, थोड़ा शरारती है, माँ पर जो गया है, मुरारी ने कहते हुए अनु की तरफ देखा। नहीं, आप पर गया है, बट स्वीट फैमिली,
अक्षत ने कहा, नमस्ते, अंदर आइए ना। अनु ने अपना सारा गुस्सा भूलकर अक्षत से कहा। बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल गए और अनु, मुरारी, अक्षत तीनों अंदर चले आए। मुरारी ने अनु से अक्षत और अपने लिए खाना लगवाने को कहा। अनु ने रसोइये से कहकर खाना तैयार करने को कहा। तब तक मुरारी अक्षत के साथ बैठकर बातें करने लगा। खाना लगने के बाद अनु ने दोनों के लिए खाना परोसा। अक्षत को मुरारी और अनु का बर्ताव अच्छा लगा। जितने वक्त वो मुरारी के घर था, उसने कई बार मुरारी और अनु के बीच मीठी नोक-झोंक देखी। मुरारी ने अक्षत को शिवम से मिलाने का वादा किया, साथ ही गंगा घाट की आरती देखने को कहा। वह उसे गेट तक छोड़ने आया तो अक्षत ने मुरारी से कहा, बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अरे बिल्कुल पूछो, बुरा काहे मानेंगे? मुरारी ने खुशी से कहा। आप और अनुची में इतनी नोकझोंक क्यों रहती है? अक्षत ने कहा। मुरारी हंसने लगा और कहा, अरे ये सब तो प्यार है हमरा। दिन में जब तक नोकझोंक नहीं हो जाती ना तो लगता है जिंदगी में कुछ है ही नहीं। हमारी पहली मुलाकात भी झगड़े से ही हुई थी। आपकी लव मैरिज हुई थी? अक्षत ने थोड़ा हैरानी से कहा। तभी तो इतना प्यार है कि उनके सारे नखरे उठाते हैं, वरना मुरारी मिश्रा किसी के नखरे उठाए ऐसा बनारस में कोनो पैदा नहीं हुआ है। मुरारी ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपसे और अनुजी से मिलकर अच्छा लगा। अक्षत ने मुरारी से हाथ मिलाते हुए कहा, शाम को मिलते हैं, चिंता मत कीजिए, शिवम भैया से मिलके तो और भी अच्छा लगने वाला है आपको। मुरारी ने कहा, जी जरूर। अक्षत ने कहा। मुरारी ने अपना कार्ड निकालकर अक्षत को देते हुए कहा, ये रखिए, हमारा कार्ड है, कोनो जरूरत पड़ी तो हमें फोन कीजिएगा। थैंक यू। कहकर अक्षत वहां से चला गया। मुरारी वापस अंदर आया और फिर से फोन पर किसी को कंटाप लगाने की बातें करने लगा। अक्षत अपने क्लाइंट और वकील से मिला। शाम को उसने मुरारी से बात की और उसके साथ शिवम से मिलने जा पहुंचा। शिवम के घर में अक्षत मुरारी के साथ घर की बैठक में बैठा था। कुछ ही देर बाद शिवम की आई और मुरारी से कहा, अरे ओ मुरारी, तनिक हमरे साथ आओ, वो अचार की मर्तबान उठाए के रख दो। आई थोड़ी तो इज्जत कर लो हमरी। अरे विधायक है हम यहाँ के, मर्तबान किसी और से रखवाई लो, काहे मेहमान के सामने हमारा कचरा करवाई रही हो? मुरारी ने फुसफुसाते हुए कहा, विधायक होंगे अपने घर पर, उठते हो कि लगाए एक चमाट। चलो चलकर रखो 4 मर्तबान, अनु बिटिया के लिए भी भिजवाने हैं हमका। आई ने डांट लगाते हुए कहा। तो मुरारी ने खिसियाकर अक्षत से कहा, हम जरा आते हैं। अक्षत को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने रोक कर कहा, मुरारी उठकर आई के साथ चला गया। खिड़की से अक्षत देख रहा था, बेचारा बनारस का विधायक मुरारी कुमार मिश्रा कैसे आई के सामने चुपचाप उनकी बातें मान रहा था। मुरारी ने 1-2 मर्तबान रखी कि अगला मर्तबान उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा और सारे फर्श पर अचार फैल गया। आई ने देखा और फिर शुरू हुआ उनका परम ज्ञान। अरे रे मुरारी, ये का कर दी हो तुम? ना डॉक्टरवा से जाए के अपनी आंखें चेक करवाओ, सारा अचार गिराई दी हो। सत्यानाश जाए तुमरा। एक बेटे के बाप हो चुके हो, लेकिन सुधार बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम तो बस इस धरती पर हमारा नुकसान करने ही आए हो। पता नहीं कौन से जन्म में पाप किए रहे होंगे जो तुम हमारी जिंदगी में आए रहे। टुकुर टुकुर का देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। बड़े आए विधायक, एक मर्तबान तो संभाले नहीं संभलता, बनारस संभालेंगे। मत मारी गई तुम्हारे चाचा की, जो तुमको यहाँ छोड़कर हमारे सीने पर मूंग दलने को। कितना नुकसान कर दिए हो। अनु बिटिया को का जवाब दी है अब? बेचारा मुरारी चुपचाप सुनता रहा और वापस अक्षत के बगल में चला आया। अक्षत को आई की आधी बातें समझ आई, आधी नहीं। तो उसने मुरारी से कहा, वो आंटी क्या कह रही थी? अच्छा वो तो कह रही थी कि हमसे बहुत प्यार करती हैं। मुरारी ने जैसे ही कहा, पीछे से आकर पैरागॉन की चप्पल उसकी पीठ पर लगी। मुरारी ने मुस्कुराते हुए अक्षत को देखा और कहा, चप्पल वहीं रह गई थी हमारी, तो वापस दी है, बस निशाना थोड़ा गलत था। अगले ही पल कमरे में शिवम आया और मुरारी से कहा, क्या बात है मुरारी, आई इतना काहे बिगड़ रही है तुम पे? क्या बताएं भैया, पहले खुद ही तो मर्तबान रखने को कही थी, अब छुटकर टूट गवा तो बिगड़ रही है हम पर। हमसे ज्यादा प्यार तो वो अपने अचार से करती हैं। हम बताए रहे हैं भैया, अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए ना तो भी आई के लिए मुरारी ही रहेंगे। खैर छोड़ो, इनसे मिलो, ये है अक्षत जी, मणिकर्णिका घाट वाली जमीन है ना, ओके बारे में उससे आपसे कुछ बात करने आए हैं। मुरारी ने कहा, नमस्ते। अक्षत ने कहा, नमस्ते। शिवम ने कहा,
और पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। उसने अक्षत की पूरी बात सुनी और कहा, आपकी बात सही है, पर जिस संस्था को हमने ये जमीन दी है वो काफी बड़े आदमी है और उनके इरादे भी हमें नेक ही लगे हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट सही है तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। कल सुबह वो यहाँ आ रहे हैं, आप उनसे मिलकर अपनी बात उनके सामने रखिए। अगर सब सही रहता है तो अपने क्लाइंट से कहकर केस वापस ले लीजिए, इससे आपके वक्त की भी बचत होगी। जी, जिस संस्था के बारे में आपने बताया है उस प्रोजेक्ट से मैं एग्री हूँ, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसकी जगह एक फैक्ट्री बनती है तो बनारस में रहने वाले कितने ही लोगों को उसमें रोजगार मिल जाएगा। कोई भी बड़ी फैक्ट्री यहाँ बनती है तो उससे इस शहर का विकास ही होगा। साथ ही यहाँ रहने वालों के लिए वहाँ बनने वाला सामान उचित रकम पर मिलेगा। शहर का पैसा शहर में ही रहेगा। अक्षत ने अपनी बात रखी। शिवम सोचने लगा तो मुरारी ने कहा, बात तो ये सही कह रहे हैं भैया, यहाँ फैक्ट्री होगी तो आम जनता के रोजगार की संभावना तो बढ़ेगी ही। संस्था का कहा है, ऊ के लिए आप कहीं भी जगह दिलवा दीजिए, कहो तो हम बंदोबस्त कर देते हैं। नहीं मुरारी, हमने उनको जबान दी है, उनसे मिलकर इस विषय पर बात करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करना सही होगा। शिवम ने कहा, इट्स ओके सर, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ अपने क्लाइंट के इरादे बता रहा हूँ। अक्षत ने कहा, हम आपकी बात से सहमत हैं। कल सुबह जैसे ही वो आते हैं हम आपकी उनसे मुलाकात करवा देते हैं, वे काफ़ी सज्जन हैं, आपकी बात ज़रूर समझेंगे। शिवम ने कहा। कुछ देर बाद ही नौकर नाश्ता रख कर चला गया। शिवम ने अक्षत से चाय लेने को कहा। कुछ देर बाद 11 साल की एक प्यारी सी बच्ची हाथ में अपनी गुड़िया लेकर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अक्षत को वो बहुत मासूम लगी। उसने शिवम के पास आकर कहा, देखिए ना बाबा, वंश भैया ने हमारी गुड़िया तोड़ दी। शिवम ने उसके हाथ से गुड़िया ली और उसे देखते हुए कहा, वंश आपसे बड़ा है ना, तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरी गुड़िया ले आएंगे। अक्षत एकटक उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई तो शिवम ने कहा, ये हमारी बेटी है काशी, अंकल को नमस्ते करो। काशी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अक्षत की ओर देखा और कहा, नमस्ते अंकल। अक्षत ने प्यार से उसके गाल को छुआ और कहा, नमस्ते बेटा, आपका नाम बहुत प्यारा है। शुक्रिया, काशी ने कहा और फिर वहां से चली गई। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही है, जानकर हैरानी हुई। अक्षत ने काशी से प्रभावित होकर कहा, अरे ये तो हमारी भाभी के दिए संस्कार हैं, आप मिले नहीं, अभी मिलवाते हैं, मुरारी ने कहा और आवाज लगाई, सारिका भाभी, सारिका भाभी। लेकिन ना कोई जवाब आया, ना सारिका आई। मुरारी ने शिवम से कहा, भैया हमारी कोई नहीं सुनता, आप ही बुला लीजिए। शिवम मुस्कुराया और कहा, सरू जरा यहां आना। अक्षत ने देखा कुछ देर बाद ही एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की लाल बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहनी सरू मतलब सारिका वहां आई और शिवम से कहा, जी आपने बुलाया हमें? इनसे मिलिए, ये हमारे मेहमान हैं, अक्षत जी। शिवम ने अक्षत की ओर हाथ करके कहा। सारिका ने अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। अक्षत ने सारिका को देखा तो उठ खड़ा हुआ और कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, आप सारिका शर्मा हैं, मुंबई बिजनेस टाइकून। स्कूल में था तब आपका इंटरव्यू देखा था मैंने, आज आपको सामने देखकर अच्छा लगा। बिजनेस टाइकून है नहीं थे, अभी तो इन्हीं की नौकरी कर रहे हैं। सारिका ने शिवम की ओर देखकर कहा तो अक्षत और मुरारी हंस पड़े। सारिका ने देखा अक्षत ने कुछ नहीं खाया है तो उसने कहा, अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। थैंक यू। अक्षत ने कहा, अच्छा सरू सुनिए, वंश को जरा समझाइए, काशी को परेशान ना किया करे। शिवम ने सारिका से कहा, ठीक है हम ध्यान रखेंगे। कहकर सारिका वहां से चली गई। अक्षत ने नाश्ता किया और फिर मुरारी के साथ वापस निकल गया। शाम हो चुकी थी, सूरज भी ढलने लगा था। मुरारी अक्षत को लेकर 80 घाट आया। अक्षत ने देखा वहां सुबह से भी ज्यादा भीड़ जमा थी। चारों ओर सुगंधित वातावरण था। शंखनाद और घंटियों की आवाजों से कानों को एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। मुरारी को वहां देखकर सभी उसे नमस्ते किए जा रहे थे और मुरारी सबको हंसता मुस्कुराता जवाब दे रहा था। अक्षत ने देखा कि विधायक होकर भी मुरारी में बिल्कुल अहम नहीं था। दोनों ने भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गए।
वहां खड़े होकर अक्षत घाट की विशाल आरती देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही मीरा की भी बहुत याद आ रही थी। मीरा ने इस जगह के बारे में सच ही कहा था। अक्षत पलक उस नजारे को निहारता रहा। भोलेनाथ की भक्ति, शंखनाद, आरती का स्वर, प्रज्वलित ध्वनि और सुगंधित धुआं देखकर अक्षत का मन खुश हो गया। वह एक पल के लिए सब भूल चुका था। अपना पद, अपना केस, वो जमीन, सब बस कुछ याद था। तो मीरा, वह उस नजारे को देखते हुए बुदबुदाने लगा। बनारस के इस घाट पर इस उम्मीद में खड़ा हूं मैं कि तुम आकर किसी पहर ठंडे पड़े इन हाथों को थाम लो यूं ही। ये सालों का इंतजार कुछ यूं ही खत्म हो जाएगा जैसे आज की सुबह, और ढल जाएगा इंतजार का वो पल इसे शाम की तरह। वो पहर जब एक लंबे इंतजार के बाद तुम मेरे सामने होगी, तब कुछ ऐसा ही नज़ारा तुम्हारी आंखों में देखने को मिलेगा। सच कहा था तुमने, बनारस बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हें उतना ही महसूस कर रहा हूँ जितना अपनी सांसों को महसूस किया हूँ हर रात सोते हुए। तुम यहाँ नहीं हो, फिर भी एक एहसास है तुम्हारे होने का। कहो, क्या इजाज़त है? मैं तुम्हारी गंगा सी पाक मोहब्बत का बनारस बन जाना चाहता हूँ। कैसे कहूँ, कितनी मोहब्बत है। मुरारी पास खड़ा ध्यान से अक्षत को सुन रहा था, और जैसे ही अक्षत रुका, मुरारी ने कहा, क्या बात है बाबू, बड़ा अच्छा बोलते हो यार, मतलब एकदम बवाल। अक्षत मुरारी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा, बनारस सच में बहुत खूबसूरत है। ये बात तो मैं भी कहूंगी कि बनारस सच में बहुत खूबसूरत है। अगर आप बनारस गए हैं तो आप खुशनसीब हैं, और अगर नहीं गए तो एक बार तो बनारस जाना बनता है। जब भी बनारस जाइएगा, मुझे और मुरारी कुमार मिश्रा को ज़रूर याद कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 64। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, सुनते रहें कितनी मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।